हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल किया था। रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने कर लिया था एंड देयर आफ्टर उसने क्या ऑब्जर्व किया था वो भी हमने कर लिया था। रदरफोर्ड मॉडल को एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। कुछ इस तरह का था, यानी एक थिन गोल्ड फॉइल लेकर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई गई थी। गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी 1000 एटम थिकनेस थी। गोल्ड इसलिए लिया जाता है क्योंकि दैट इज़ द गुड मेलिएबल एलिमेंट, उसकी थिन से थिन लेयर बनाई जा सकती है। एंड अल्फा पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, दैट मे बी पोलोनियम और रेडियम। उसको एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया था और एक थिन स्लिट के थ्रू उसको एक बीम में, फाइन बीम में कन्वर्ट किया गया था। देन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई गई थी। बम्बार्डिंग के आफ्टर जो डिफ्लेक्शन होता है उसको ऑब्जर्व किया था। दैट मीन्स मैक्सिमम जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल में से। कुछ पार्टिकल्स में से फ्यू एंगल का डिफ्लेक्शन होता है एंड कुछ पार्टिकल्स में से लार्ज एंगल का डिफ्लेक्शन होता है, मतलब नॉट सो मच लार्ज बट कंपेरेटिवली जो स्मॉल है उससे थोड़ा सा लार्ज। एंड ओनली वन पार्टिकल इन 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा है जो कि अपने पाथ पर यानी 180 पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जिस लाइन के थ्रू वो जा रहा है उसी लाइन पर आएगा, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अपने पाथ पर बैक होके आता है। तो ये ऑब्जर्व रदरफोर्ड ने किए। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अब कंक्लूजन क्या निकलेगा वो आज हम देखेंगे। तो ये हमने सारा कर लिया है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कंक्लूजन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड मॉडल भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, देखो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट मूव कर जाते हैं, दैट मीन्स द एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है दैट शुड बी एम्प्टी, यानी होलो होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टिकल्स या उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स passed without any deflection, without any deflection means most of part of an atom must be empty, must be empty। सेकेंड, अब कुछ अल्फा पार्टिकल है। देखो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन है, यानी हीलियम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन बचता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और इसका मास की अगर हम बात करें तो हीलियम का मास होता है 4, यानी इसका मास नंबर 4 है। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है इसमें, इसी के अकॉर्डिंग इसका मास होगा, यानी मास अच्छा खासा है और चार्ज भी इस पर 2 पॉजिटिव है। तो ऐसे पार्टिकल्स, यानी ये कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड होते हैं एक स्मॉल एंगल से। तो इसका मीनिंग ये होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज है हीलियम के ऊपर तो डिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज के पास में जाएगा। जब ये किसी पॉजिटिव चार्ज के पास से निकलेगा तो वहाँ से रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये कुछ ही पार्टिकल में होता है और वो भी एक स्मॉल एंगल के थ्रू होता है। इसका मीनिंग ये है कि जिसके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी प्रोटॉन्स के कारण या जो पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डिफ्लेक्शन का कारण या वो पॉजिटिव चार्ज ओनली एक स्मॉल एरिया में या स्मॉल पार्ट के अंदर कंसंट्रेटेड है, यानी फैला हुआ नहीं है। लेट्स सी पिक्चर अगेन। अगर हम ये देखें ये वाला, तो यहां से देखो मैक्सिमम जो रेज है आपके सामने ये जा रही है, ये डायग्राम के थ्रू या ऊपर जो अपर डायग्राम है इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं।
जो स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स ये विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो रही है, यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन ये वाला हो रहा है, ये एरो शो कर रहा है, तो दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कंसंट्रेटेड है, और मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में नहीं है, प्रोटॉन में मास होता है। रदरफोर्ड तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अज्यूम कर लिया था रदरफोर्ड ने कि इसमें कोई और पार्टिकल होगा जिसका चार्ज नहीं है, उसका मास होगा। तो जितना भी मास है वो कंसंट्रेटेड है, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, जब भी कोई पार्टिकल इधर से निकलता है तो डिफ्लेक्शन होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज और हैवी मास है वो कंसंट्रेटेड है, और अज्यूम किया कि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो लेट्स सी, few alpha particles must be, इसको कंप्लीट कर लीजिए। नाउ few alpha particle only, few alpha particles deflected by small angle and few by large angle, that means the positive charge हैवी पॉजिटिव चार्ज कर लीजिए क्योंकि यहाँ मास तो है ही, द हैवी पॉजिटिव चार्ज is concentrated at the center and Rutherford called this nucleus। यानी ये जो सेंटर वाला पॉजिटिव और हैवी मास वाला पार्ट है इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। नाउ थर्ड कंक्लूजन क्या था, यानी हमारा जो वन पार्टिकल है अबाउट इन 12,000 पार्टिकल्स में से वो बाउंस होता है बैक, यानी अपने पाथ पे आ जाता है, या एक बहुत बड़े लार्ज एंगल यानी अबाउट 180 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आता है। दैट मीन्स ये वो है जो बिल्कुल सामने से कोलाइड करता है। इसका मीनिंग एक पार्टिकल ओनली 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है। इसका मीनिंग है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज और हैवी मास है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एटम के अंदर, यानी उसकी जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होती है एज कंपेयर टू एटम। ओनली one particle in 12,000 which make head on collision, and deflect by very large angle about 180 डिग्री कर लीजिए इसको ब्रैकेट में। That means द हैवी पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट, दैट मीन्स क्या बोला हमने इसको, न्यूक्लियस occupied very
स्मॉल पार्ट ऑफ एटम। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है सेंटर के अंदर, हैवी मास उसी के कारण है, उसको बोला न्यूक्लियस। एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है वो होलो है, यानी वहां से पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होकर निकलते नहीं है, दैट मीन्स वो पोर्शन बिल्कुल खाली है। और क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और हैवी मास तो है ही, ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। नाउ अब यहाँ से हम एटम की साइज भी कर लेते हैं। साइज ऑफ एन एटम इज अराउंड 10 to power minus 10 मीटर और 10 to power minus 8 सेंटीमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 to power minus 15 meter. The size of atom is 10 to power 5 times then the size of न्यूक्लियस। तो यहां से आपको पता है कि कंपैरिजन अगर आप करने वाले हैं साइज में, तो ये आपकी साइज में डिफरेंस है। इस तरह से ये अज्यूम कर सकते हैं हम कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके सेंटर के अंदर एक हनी बी या जो हाउस फ्लाई है वो बैठी हुई है। तो वो जो हाउस फ्लाई या हनी बी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राउंड विथ इज कॉल्ड एटम। तो ये साइज में डिफरेंस है, तो यानी न्यूक्लियस की साइज इतनी स्मॉल होती है। और जो बम्बार्डिंग होती है या रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकल्स आते हैं तो वो इस तरह से हैं कि हम किसी 5 इंचेस जो शेल है उसकी बम्बार्डिंग करते हैं हम एक थिन टिश्यू पेपर के ऊपर, उसी तरह से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग होती है। तो दिस इज द साइज एंड कंक्लूजन। नाउ अब इस कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो प्रिपेयर किया। तो लेट्स सी व्हाट इज द मॉडल। और मॉडल जब कर रहे हैं तो उसके जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स है बच्चों यही आने वाले हैं। मेन फीचर्स of Rutherford मॉडल। न्यूक्लियस हमने बता दिया है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई यहां से, यानी कि इस मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। नाउ फर्स्ट, एटम हैज 2 parts. One is nucleus and other is extra nuclear part. किसी भी एटम के 2 पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस है और सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस के अराउंड जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। नाउ जितना भी पॉजिटिव और हैवी मास है वो सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी यहां से लिख सकते हैं। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and heavy mass which is present at the center of an atom। ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन यहाँ से, अगर कोई आपको न्यूक्लियस की डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी मास विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। नाउ द न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट, और यहां पे पता होना चाहिए कौन से हैं? प्रोटॉन्स एंड
न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाउ ये तो हो गई हमारी न्यूक्लियस की बात कि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई है, लेकिन हमने पहले बता दिया है। बट प्रोटॉन्स यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द सेंटर, और विच आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। नाउ सेकेंड इज द, अब इलेक्ट्रॉन की बारी है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, electrons are present in extra nuclear part around the nucleus। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर है, ये तो पता चल गया है। पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? वो रिवॉल्व करते हैं या वो स्टेशनरी है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड circular path which are stationary। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल गई है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं और क्लोज सर्कुलर पाथ्स के अंदर वो रिवोल्यूशन करते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन के आफ्टर वो ऊपर जाते हैं, नीचे जाने, इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दिया, जो इसके ड्रॉबैक में हम देखेंगे। नाउ अब न्यूट्रलिटी की हम बात करें, पॉजिटिव या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल बिकॉज number of protons and proton positive charge है, negatively charged electrons are equal। क्लियर? तो ये हमारा एटम हो गया रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन करते हैं। नाउ दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद द सोलर सिस्टम। दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम। तो यहां पूछा जाएगा विच मॉडल इज नोन एज द सोलर सिस्टम मॉडल। सोलर सिस्टम एज इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड planets revolve around sun। that's why called planetary मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होता है। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बच्चों अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई मॉडल हो केमिस्ट्री में और उसकी कोई ड्रॉबैक ना हो, यानी केमिस्ट्री जब चलती है तो एक्सेप्शंस या ड्रॉबैक्स के साथ ही चलती है। तो इस मॉडल के बाद इसकी ड्रॉबैक्स हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट। ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी आप बोल सकते हैं ऑफ रदरफोर्ड
मॉडल। देखिए मैक्सवेल की अगर हम रेडिएशन जो थ्योरी है वो देखें तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है या रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता है। ठीक है, अब इस थ्योरी को लगाते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अगर ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो फिर इनकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएट आउट होनी चाहिए, और जब ये एनर्जी निकालते हैं तो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस की तरफ ये मूवमेंट करते हैं, और न्यूक्लियस की तरफ मूवमेंट करते हुए फाइनली क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए। और न्यूक्लियस में गिरने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज करेंगे, कोलाइड होंगे और जो एटम है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। बट एटम इज वेरी स्टेबल। तो जो रदरफोर्ड है या रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो अनेबल था इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है या सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली कहीं भी रखे हुए हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाया। दैट मीन्स ही कुडंट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। तो ये 2 लिमिटेशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट आप एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स रेडिएशन थ्योरी इसको मैं शॉर्ट में, यानी मुझे 2 कंपेयर नहीं करना, मैं 1 टर्म में कंपैरिजन के लिए इलेक्ट्रॉन यानी ये वाला जो कंडीशन सिचुएशन है वही पुट करके इसको डाल रही हूँ। मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस, और यहां पे चार्ज पार्टिकल जरूर लिखें आप, इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स के लिए है, चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ around nucleus it radiate energy continuously and gradually move toward nucleus and finally will fall down in nucleus and collide with न्यूक्लियस कह सकते हैं हम या प्रोटॉन। दैट मीन्स एटम मस्ट बी अनस्टेबल, बट एटम is highly stable. So Rutherford's experiment cannot explain stability ऑफ एन एटम। ये तो हो गई स्टेबिलिटी। एंड जो सेकेंड ड्रॉबैक है
Rutherford couldn't explain the arrangement of electron, couldn't explain the arrangement of electrons in an एटम। तो दैट्स ऑल अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल एंड ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका बर्थ 30 अगस्त 1871 का हुआ एंड दैट वाज नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। और उनको अपनी जो रेडियो केमिस्ट्री है या न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम कह सकते हैं या रेडियो एक्टिविटी है उसके लिए एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दोनों के लिए केमिस्ट्री में 1808 को उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। दैट्स ऑल अबाउट द 2 मॉडल्स। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो बोर मॉडल है दैट वाज गिवन बाय नील्स बोर वो स्टडी करेंगे।